हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट में आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, जो कि ईवीएस में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। इससे रिलेटेड हम कुछ और बातों को देखते हैं कि ये सबसे पहले पारित कब हुआ था। तो याद रखिएगा 23 मई, यानी कि 23 मई को ये आपका पारित हुआ था। ठीक, 23 मई को आपका ये पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 19 नवंबर 1986 को ये लागू हो गया था। ठीक, अच्छा, ये जो होता है किस कह सकते हैं ये क्यों लागू हुआ था भारत में? तो याद रखिएगा 1984 में क्या हुआ था? भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस यहाँ पर लीक हुआ था, तो याद रखिएगा MIC, ये इसका पूरा नाम आपको है मिथाइल आइसोसाइनेट्स। ठीक, इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी के बाद से यहाँ पर सुरक्षा, सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कानूनी शक्ति प्रदान करने के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक, तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखना है। सबसे पहला, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कौन से गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था? तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रिसाव हुआ था। और अगली बात याद रखना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जो है भारत में पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986। ठीक, 1986 में पारित हुआ था। डेट का अगर पूछते तो 23 मई को पारित हुआ था, और ये लागू कब हो गया था? 19 नवंबर 1986 को। ठीक, तो इससे रिलेटेड आपको इतनी बातें जानकारी आपको रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही सामान्य, साधारण और बोल सकते हैं आसान क्वेश्चन है। 5 जून को, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से, या फिर बोले किस सम्मेलन के उपरांत ये मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन, याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये आपका 5 जून 1972 में हुआ था। ठीक, और इसी के उपरांत विश्व में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे आपको याद रखना स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी सम्मेलन के उपरांत क्या है कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यानी कि इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा होगा? तो अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन, तो इसमें आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना है। अच्छा, अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कब होगा? तो याद रखिएगा जिस भी परिस्थिति में, जिस भी एरिया में जहाँ पर सीजनल चेंजेस बहुत कम हो, यानी कि जो मौसमी परिवर्तन बहुत कम हो, तो वहाँ पर जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा वहाँ पर बहुत ही स्थिर होगा। ठीक, तो अगर देखेंगे मरुस्थल, यहाँ पर भी आप देखेंगे तापमान में और मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। पर्वतों पर भी देखते हैं, कभी बारिश होगा, कभी बर्फ गिरेगा, कभी तेज धूप हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका मौसमी परिवर्तन होगा। वन में भी आपको देखने को मिलता है कि बारिश के साथ साथ धूप हो गया, तो ये साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सीजनल चेंजेस होते हैं। लेकिन मरुस्थल के महासागर के अगर एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर चीज़ें कांस्टेंट रहती है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है लगभग वो भी कांस्टेंट रहता है, और बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेस जैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इस वजह सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो महासागर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रेड डेटा बुक में हम ऐसे जीवों के बारे में लिखते हैं या फिर ऐसे जीवों को हम इंक्लूड करते हैं जो विलुप्ति के करीब हैं या विलुप्त हो चुके हैं।
तो विलुप्ति या फिर जो एक्सटिंक्ट होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या जो विलुप्त होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जितनी जानकारी होती है उसको रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। अच्छा, रेड डेटा बुक जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना IUCN। IUCN जो होता है रेड डेटा बुक को जारी करता है। और IUCN का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, तो रेड डेटा बुक से संबंधित आपको इतनी जानकारी रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक, तो गिर शेर परियोजना आपका गुजरात में स्थित होगा, इस बात को याद रखना, गुजरात में। ठीक, क्योंकि गिर जो है, गिर नेशनल पार्क भी आपका है जो गुजरात में है, तो गुजरात में गिर शेर परियोजना स्थित होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा WWF से क्या आशा, यानी कि WWF का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इस WWF का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, WWF की बात करें तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा NGO है, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा NGO है ये आपका WWF है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है। तो इस बातों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और ये सबसे बड़ा NGO है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछे, लोगो। ठीक है, इसका लोगो क्या है? तो ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ज्वाइंट पांडा क्या है? इसका आपका लोगो है, इस बात को आपको याद रखना है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि WWF का लोगो क्या है? तो ज्वाइंट पांडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, ये इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होते हैं, यानी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर यानी ग्रास लैंड इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, GFC शार्ट में बोलते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, सॉरी ग्रास फूड चेन, ये ग्रास लैंड फूड चेन मैंने बताया, ग्रास लैंड फूड चेन, इसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, यानी GFC अगर आपको याद रखना, ग्रास लैंड फूड चेन। तो इसमें मांसाहारी, शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो अगर आपसे पूछे टॉप कंज्यूमर के बारे में पूछा जाएगा तो मांसाहारी जो होगा आपका टॉप कंज्यूमर में आएंगे। ठीक, अच्छा, प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूसर तो आपको याद रखना है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स में आते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद इस प्लांट को खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो हमारे कंज्यूमर्स में आते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक हमारा प्लांट है। ठीक, प्लांट को सबसे पहले कोई हर्बीवोर्स ही खाएगा, कोई हर्बीवोर्स यानी कोई हमारा शाकाहारी जीव ही खाएगा। तो जो शाकाहारी जीव होगा हमारा प्राइमरी उपभोक्ता में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी उपभोक्ता में आएगा। ठीक, उसके बाद इस शाकाहारी जीव को जो भी जीव खाएगा वो मांसाहारी होगा। तो जो मांसाहारी होते हैं वो हमारे क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर बोल सकते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो उच्च स्तर के उपभोक्ता में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग मार्क का संबंध किससे है? ठीक, तो एग मार्क का संबंध याद रखना, फैक्चुअल नॉलेज है, गुणवत्ता से है, यानी कि क्वालिटी से। आपका अगर क्वालिटी के बारे में बताना हो तो एग मार्क। अच्छा, ये किसके क्वालिटी की बात करते हैं? जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहाँ पर एग मार्क से नोटिस किया जाता है, या एग मार्क आपको दिया जाता है जो कि उसके क्वालिटी से संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ध्वनि प्रदूषण का मापन, यानी जो नॉइस पोल्यूशन होते हैं इसको हम उसके जो मापन की यूनिट होती है, उसकी इकाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। याद रखिएगा, डेसिबल। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट भी करते हैं। डेसिबल इज द
यूनिट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। ठीक, अच्छा इसमें और देखा तो जूल किसका है, तो आपको याद रखना है जो आपके एनर्जी होती है, ठीक है, उस एनर्जी यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। न्यूटन किसका है, जो फोर्स होते हैं या बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। नैनो इकाई या जैसे जो किसी भी लेंथ को जो मेजर करने की इकाई होती है यानी कि लंबाई का जो मात्रक होता है उसको हम नैनो इकाई बोलते हैं। इससे और एक बात है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लेंथ से मेजर करने की यूनिट है, जूल हमारा एनर्जी की यूनिट है, न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट है और डेसिबल हमारा नॉइस पोल्यूशन का यूनिट है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 से। इस बात को याद रखना है क्योंकि जो भी हमारे टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था जो कि 1973 में किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो याद रखिएगा यूपी का राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रेन होगा, इस बात को याद रखना है। ठीक, सारस क्रेन आपका यूपी का राजकीय पक्षी होगा, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि यूपी टेट में, ईवीएस में, यूपी स्पेशल से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनसे ईवीएस से रिलेट किया जाए तो इससे यह पार्ट आपका या फिर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं या चिपको आंदोलन को शुरू करने वाले प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखना, जो यहाँ पर और अदर ऑप्शन है जिसमें मेधा पाटकर की बात किया जाए तो इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन ये इनसे संबंधित है। ठीक, उसके बाद MS स्वामीनाथन किससे, हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है ये। ठीक, इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं, तो आपको चिपको आंदोलन से है। लेकिन एक बात को और याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन में ही चंडी प्रसाद भट्ट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनका भी नाम चिपको आंदोलन से ही रिलेटेड है, तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर प्रणेता पूछा है तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये दोनों जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन में जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और उनको काटने से रोकते थे, जिससे हम कह सकते हैं वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई और इसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जब पानी में मिल जाता है तो आपका पानी अम्लीय हो जाता है, तो इसी को हम लोग एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि जब आपका बारिश होता है और अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो आपका ये H2O से रिएक्ट करके इस वाटर को एसिडिक बना देता है, और जब यही एसिडिक वाला वाटर प्रेसिपिटेट होता है यानी जब नीचे गिरता है तो इसी को हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो आपका 13 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो आपको याद रखना है CO2, CH4, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। हीलियम ये आपका इनर्ट गैस भी इसको बोलते हैं, अक्री गैस बोलते हैं। ठीक, हल्की गैस होती है, तो हमारा तो 14 का C हो जाएगा जो कि ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, बाकी के सभी जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक, तो यहाँ की बात आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे हानिकारक होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है UVC। ठीक है, UVC जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि
ये ऐसा आपका यूवी रेज होता है, जब ये हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमारे डीएनए का जो एक सीक्वेंस होता है उसको मैनिपुलेट करता है, जिससे हमारे बॉडी में जो प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फंक्शन या फिर बोले स्किन कैंसर, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यूवीसी जो होगा मोस्ट डेंजरस यूवी रेज में से आता है, ठीक। लेकिन इस बात को याद रखना है, इस यूवीसी को, ठीक है, जो आपका ओजोन लेयर होता है इसको लगभग क्या कर लेता है, सोख लेता है, रोक लेता है, अंदर नहीं आने देता। लेकिन जैसे जैसे O3 यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर का फार्मूला O3 होता है, ओजोन लेयर जैसे जैसे ये उसका क्षरण हो रहा है वैसे वैसे यूवीसी भी धीरे धीरे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन कैंसर जैसे समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक। तो आपका यूवीसी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूवीए और यूवीबी ये ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो जनरली हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जिसमें से जो हमारा यूवी रेज बी होता है ये आपके बॉडी में विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के सिंथेसिस करने के लिए यूवीबी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूवीए और यूवीबी आपके जनरली कांटेक्ट में आने वाले यूवी रेज हैं। यूवीसी बहुत रेयर आपके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है आपका ओजोन लेयर जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपके एग्जाम्स में जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल में अगर कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।